नमस्ते बच्चों, देखो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था मैंने उसमें बात की थी जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन इफेक्ट भी बताया था मैंने कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। एक बार इसको समझो, जूल थॉमसन प्रभाव मैंने बताया था। जूल थॉमसन प्रभाव मैंने बोला था कि जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, ठीक है, मैंने बोला था जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैसें ठंडी हो जाती है। मैंने ये बोला था कि एक गुब्बारा, एक एग्जाम्पल दिया था, एक गुब्बारे के अंदर अपन एक छेद कर देते हैं, उसमें से अगर उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो बाहर जो एयर निकलती है वहाँ पर आप लोग फील करते होंगे गैसें ठंडी हो जाती है, जो एयर होती थी वो ठंडी हो जाती थी। यही बोला जाता है कि जब गैसों को एक सरेंडर डोट में से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैसें ठंडी हो जाती है। अब ये गैसें ठंडी क्यों होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बोला जाता है, कल अपन जूल थॉमसन गुणांक पढ़ रहे थे तो वहां पर अपना जो जूल थॉमसन गुणांक था उसमें मैं बता रहा था कि इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, ओवरऑल अपन यहाँ पर देख रहे थे म्यू जे टी इक्वल टू -1/Cp टू A RT - B, ये देख रहे थे अपन। अब यहां पर देखो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, वान डेर वाल्स कांस्टेंट है ये, और अपना आर भी गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि जो म्यूजेटी का मान है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये बोला जाता है कि कब तो म्यूजेटी का मान धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो ध्यान देना, ये बोला जाता है कि प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर अवश्य होता है जहां पर म्यूजेटी का साइन चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस ताप को अपन बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह बदलता है, साइन बदलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। अब ये बोला जाता है कि किसी गैस के लिए व्युत्क्रम ताप पर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, किसी भी गैस का, हर गैस का व्युत्क्रम टेम्परेचर अलग अलग होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर अलग अलग होगा। किसी भी गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यूजेटी का जो मान होता है वो 0 होता है। किसी भी गैस के लिए अपन बोल सकते हैं प्रत्येक गैस के लिए व्युत्क्रम ताप पर म्यूजेटी का मान क्या होता है, 0 होता है। जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूजेटी का मान धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है। यह बोला जाता है अगर किसी भी गैस को इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अपन प्रसारित करेंगे। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर है, उस इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर अगर अपन उसको अपन गैस को फैलाएंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी। क्या? गैसें ठंडी हो जाएगी। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर अपन गैस का प्रसार करेंगे तो गैसें गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो गैसें गर्म हो जाती है वो तो होता है ऋणात्मक प्रभाव, और जब गैसें ठंडी हो जाती है वो होता है धनात्मक प्रभाव। ठीक है, जूल थॉमसन प्रभाव में अपन बोल रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तो अपन बोल सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर अगर गैसों को प्रवाहित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है तो गैसें गर्म हो जाती है, तो अपन बोलेंगे वहां पर जूल थॉमसन गुणांक का मान ऋणात्मक होगा। जबकि अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे गैसों को आप प्रसारित करवाते हो तो गैसें कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब मैंने एक बात बोली थी, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम जो गैस है ये क्या होती है, अपन इसको सामान्य रूम टेम्परेचर पर अगर प्रसारित करवाई जाती है तो गैसें गर्म हो जाती है। इन दोनों गैसों को छोड़कर सब गैसें अपनी जूल थॉमसन इफेक्ट प्रदर्शित कर रही थी। इसका रीजन क्या था, सुनो। ये बोला जाता है कि जो H2 गैस होती है इसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हीलियम होती है उसका होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -80 और -240 की अपेक्षा अपना जो रूम टेम्परेचर है इस टाइम पे, अगर यहाँ पर गैसों को छोड़ोगे तो इनका इन्वर्जन टेम्परेचर -80 और -240 है, तो ये तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए गैसें गर्म हो जाती है। ये गैसें भी ठंडी होगी कब, इससे कम टेम्परेचर पर इनको अगर प्रसारित करोगे तुम तो गैसें पक्का ठंडी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सामान्य रूम टेम्परेचर पर इनको जब प्रवाहित किया जाता है तो गर्म क्यों होती है, क्योंकि इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर और अपना जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें तो काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा अपना जो रूम टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी भी गैस को व्युत्क्रम ताप से ऊपर आप प्रवाहित करवाते हो, प्रसारित करवाते हो तो गैसें गर्म हो जाती है। तो इसका रीजन ये है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दो व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर लिखो। इसमें प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है, प्रत्येक गैस के लिए
एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर जूल थॉमसन गुणांक या म्यूजेटी का मान, या म्यूजेटी का चिन्ह लिखना आप लोग, जूल थॉमसन गुणांक म्यूजेटी का चिन्ह बदलता है, साइन बदल जाता है, चिन्ह बदलता है, इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहलाता है। व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। इस ताप पर म्यूजेटी का मान शून्य होता है, मतलब 0 होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर पर प्रत्येक गैस के लिए म्यूजेटी का मान 0 होता है, शून्य होता है। प्रत्येक गैस के लिए शून्य होता है। यदि लिखो आप लोग, यदि T इक्वल टू TI हो तो, यदि T इक्वल टू TI हो तो T इक्वल टू TI हो तो, अब देखो यहाँ पर अपन म्यूजेटी का मान 0 मान रहे हैं ना, 1 - 1/Cp। इसको याद करो चाहे मत करो, -b। अब मैं इसको ले रहा हूँ ओनली, है ना, या करके अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2a ये अपना इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया। ये क्या हो गया अपना इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको देखो मैंने ऐसे ले आया, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये बीता इसको इधर ले आया, प्लस में हो गया, तो अब अपन लिख सकते हैं TI इक्वल टू 2a/RB। ये अपना व्युत्क्रम ताप है। TI क्या है? व्युत्क्रम ताप। यहां से न्यूमेरिकल पूछा था, 5 नंबर का न्यूमेरिकल था व्युत्क्रम ताप से, अभी बताऊंगा इसके बाद में। आप लोग लिख लो यहां तक, TI इक्वल टू 2a/RB। यहां समीकरण नंबर 1 दे लो। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, ऐसे लिखो, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वान डर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वान डर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। यदि किसी गैस के लिए वान डर वाल स्थिरांक A B तथा गैस स्थिरांक R के मान ज्ञात हो तो व्युत्क्रम ताप की गणना की जा सकती है। ठीक है, ये अपन ने इन्वर्जन टेम्परेचर की बात लिख ली। अब वो वाली बात भी लिख लेते हैं अपन, जिसमें ये बताया गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बारे में। आप लोग एक काम करो, यहां नीचे लिखो, व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है। एक लाइन और लिख लो यहां पर, व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है, क्योंकि अपन ने बॉयल टेम्परेचर देखा था, लगभग दुगना होता है। फर्स्ट ईयर में लगभग दुगना होता है। क्या होता था, देखो बॉयल टेम्परेचर क्या होता था, TB इक्वल टू, मैंने वहां लिखवाया था, A/RT, नहीं सॉरी, A/RB लिखवाया था। ये होता था अपना बॉयल ताप। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना आप लोग, व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है। व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है, इसको लिख दो आप। व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है। ये अपना क्या होता था,
बॉयल ताप होता है A/RB। अगर बॉयल ताप भी पूछ तो अपन बॉयल ताप भी बता देंगे यहाँ से, है ना। अब नीचे और बता दूं बॉयल ताप क्या होता है, ऐसे मैंने बता रखा है, लिखो बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है, ये 11th क्लास सॉरी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था अपन ने बॉयल टेम्परेचर, है ना। बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता रहता है। बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता रहता है। बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता रहता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यहां से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाइड्रोजन व हीलियम गैस है ठंडी क्यों नहीं होती, गर्म क्यों हो जाती है, उसका आंसर लिख लो यहाँ पर, है ना। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसी में, हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय गैस है, हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस आप लोग समझते हो इनर्ट गैसों को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हीलियम भी आती है। हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस है जूल थॉमसन प्रभाव के लिए अपवाद है। जूल थॉमसन प्रभाव के लिए अपवाद है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट का एक्सेप्शन केस बोल सकते हैं अपन एक तरह से। जूल थॉमसन प्रभाव का अपवाद है क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसारण में ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती है। क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसारण में ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती है, ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती है परंतु निम्न ताप पर लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे वाला टेम्परेचर, परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है। परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है। परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह पाया जाता है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही, यह पाया जाता है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से मैंने लिखवाया है, परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह पाया जाता है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर, एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही, अब निश्चित ताप कौन सा होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ठीक है। निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है या शीतलन प्रदर्शित करती है। इस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं या इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मैंने बताया था कि व्युत्क्रम ताप से ऊपर गैसों को अगर प्रसारित करेंगे तो गैसें गर्म हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप पर प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती है। व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप पर प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती है। व्युत्क्रम ताप पर इन्वर्जन टेम्परेचर पर गैसें ना तो गर्म होती है ना ठंडी होती है, क्योंकि वहां पर जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता था, ठीक है। व्युत्क्रम ताप पर प्रसारित
व्युत्क्रम ताप पर, जैसे मान लो किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन प्रसारित कर रहे हैं तो गैसों को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पहले भी वही थी, अंदर वो होता ना जैसे अपन सर्दियों में गर्म पानी करते हैं, जैसे किसी होद में से किसी टैंक में से पानी निकालते हैं तो नीचे का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अगर ऊपर रहे तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। बट नीचे का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है तो वो जो होद का पानी अपन निकालते हैं सर्दियों के अंदर तो अपन को कैसा लगता है, वो गर्म लगता है ना। तो यहाँ पर लिखना व्युत्क्रम ताप पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलन प्रदर्शित करती है और न ही तापन, और न ही तापन मतलब ना गर्म होती है वो, न ही तापन। हाइड्रोजन व हीलियम व्युत्क्रम ताप पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलन प्रदर्शित करती है और न ही तापन। हाइड्रोजन व हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप क्रमशः, हाइड्रोजन व हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड व 240 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन व हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड व 240 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब लिखो इसमें प्रसरण से, मैंने बताया था ना अगर गैसें ठंडी हो रही तो जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक होता है और गैसें गर्म हो रही तो जूल थॉमसन प्रभाव ऋणात्मक होता है। प्रसरण से मतलब गैसों को फैलाने से, गैस प्रसरण से, और फैलाते कैसे अपन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। प्रसरण से शीतलन होने पर जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक तथा, प्रसरण से शीतलन होने पर जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक तथा गर्म होने पर जूल थॉमसन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। शीतलन होने पर जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक तथा गर्म होने पर जूल थॉमसन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। व्युत्क्रम ताप गैस के दाब पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अपन को पता है ना जो प्रेशर होता है वो भी तो अलग अलग होना चाहिए ना। व्युत्क्रम ताप गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। अब गैसों को ठंडी कैसे किया जाता है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है ना उससे नीचे के टेम्परेचर पर अपन गैसों का जब प्रसार कर देते हैं तो गैसें ठंडी हो जाती है। व्युत्क्रम से नीचे के तापों पर ही गैसों का प्रसारण कर, व्युत्क्रम से नीचे के तापों पर ही गैस का प्रसारण कर जूल थॉमसन प्रभाव से गैसों को ठंडा किया जाता है। तो ये अपना जूल थॉमसन इफेक्ट था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, एग्जाम में भी पूछा गया था। मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, वो आप अपने आप करना, ठीक है। अब यहां का जो न्यूमेरिकल है वो देखो, ये न्यूमेरिकल था कि एक गैस के वान डेर वाल स्थिरांक A = 1.3 वायुमंडल लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर तथा B का जो मान है, A का मान वो दे रखा तथा B का मान 0.0329 लीटर मोल इनवर्स है। यदि R = अब देखो यहाँ पर ये R की जो वैल्यू है ना, इसमें लोचा कर दिया उसने, R = 0.0820 लीटर वायुमंडल। अब इसकी जो यूनिट है ना पूरी नहीं दी, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। हो तो गैस की व्युत्क्रम ताप की गणना कीजिए, और एग्जाम में पूछ लिया केल्विन में याद करो, तो इस यूनिट से तो केल्विन आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन हल, तो TI = क्या होता है अपना 2A/RB। सिर्फ करना क्या था, मान ही तो रखने थे, A, R और B के मान दे रखे हैं, और अपन को दिया गया क्या है वो देखो एक बार, दिया गया है। अब ये जो यूनिट है ना इसमें लोचा किया था, इसमें और कुछ नहीं किया। देखो दिया हुआ क्या है, A का मान A = 1.3 ATM लीटर, B का मान जो दे रखा वो है 0.0329 लीटर मोल इनवर्स, और जो R का मान है ना उसकी यूनिट यहां पर दी है। एग्जाम में भी एक यही दिया था और केल्विन में पूछ लिया, जबकि इसकी जो यूनिट है ना पूरी यूनिट नहीं दी उन्होंने। ATM पर केल्विन पर मोल स्क्वायर होता है इसका, ATM
लीटर एटीएम, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट थी इसकी। ठीक है, अब इससे आराम से अपन इसका मान निकाल देंगे, टीआई का मान रखो, एक का मान कितना है, यूनिट सहित रखना है ना, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 है, आर का जो मान है वो रख दो 0 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, आर का बी का मान है वो भी रखो 0.0329 लीटर मोल इनवर्स, ये यूनिट थी। अब देखो इसमें काटना था यूनिट को, अपनी यूनिट अपने आप एटीएम में बच रही है, देखो ये लीटर और ये लीटर, इससे ये कट गया, मोल स्क्वायर से एक मिनट जो एक ही यूनिट है ना, ये है मोल इनवर्स, यहाँ पे सॉरी बुक में गलत दे रखी, जब भी तो दिक्कत होती है, तो यहाँ से ये कट जाती है दोनों ना। अब बचा क्या, एटीएम से एटीएम कट गया, अब बचा क्या, केल्विन, और केल्विन को जब पर केल्विन है, पर केल्विन को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन, और इसका जो आंसर है आप लोग सोल्व कर लेना, ये आएगा 963.75 केल्विन आंसर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आराम से हो जाते हैं, ए की वैल्यू दी होती है, बी की वैल्यू दे रखी होती है, आर की वैल्यू, तो आप लोग है ना यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना आप लोग केल्विन में, क्योंकि सब यूनिट ए और बी की जो यूनिट होती है वो कट जाती है, कट पीट के केल्विन में आ जाता है ये। ठीक है, तो सब यूनिट्स को काट के, और ये यूनिट आप लोग अगर याद रख सको तो याद रख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट दी होती है, बट उसमें क्या कभी कभी पेपर में गलत दे दी जाती है यूनिट्स, तो वो सही यूनिट्स आप लोगों को अगर पता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केल्विन भी बचता है लास्ट में काट पीट के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगला लेक्चर है वो आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।